नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। खूनी कब्रिस्तान। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था। वहाँ तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए अदर अदर खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं उस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हसन से ना आशना था। शहर से मीलों दूर में पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पर जमी सफेद बर्फ, उस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपनी एक दोस्त की शादी पर जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसकी हद से ज्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान था, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रुका था। परिंदों की चहचहाहट उस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात ये हुई, गाड़ी की बाहर हर शे टेक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नजर न आई। पर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर था। काफी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगियों तक भी टेक न कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे। मैं तो यहाँ किसी भी शे से वाकिफ न था। अगर कहीं कोई मोटर ये वर्कशॉप वगैरह था भी तो वो मेरी इल्म में तो न था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे उस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था उस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इसे कम अज कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पर लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी न थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ था। अभी मैं इसी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो 2 नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो किया किसी जानवर तक का कोई औजूद न था, और ऐसे में ये उन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेअख्तियार उन्हें बता दिया। पर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात ये थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। खुशफली मैंने जवाब दिया, मेरा नाम अहमद है और उसका नाम आसिफ। उस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप उस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने उस बार भी एक लफ्ज का जवाब दिया। एक तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा उस सुनसान सड़क पर वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पर हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया, और न ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने भी खुली उम्र से उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका। और अगर उस वक्त मैं उन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों कौन है। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी।
वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर न आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर चपे बैठे हूँ। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। आबादी भी कोई इतनी ज्यादा न थी, पर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग अबदी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक अबरत और वहशत का मकाम है। यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो परासरार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और नहीं कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना? कब्रिस्तान में खतरनाक रोहिन होती हैं। वो अपनी बात पर डटे हुए था, और मैंने बेअख्तियार एक काका लगाया। ये सब रोहिन भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाकया? मैंने तयस्सुस से पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप पर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त उसकी उस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका। अगर समझ जाता भी तो। ये आज से 30 साल पहले का वाकया है। इसी गांव में दो दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था, और उस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टाल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फहद की बात सुनने के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक उस कब्रिस्तान के बयान हकीकत से अनजान हो। फहद ने रिवानी से कहा, और फिर जल्द ही इसे एहसास हो गया कि उसने असद के सामने एक गलत बात कह दी। कैसी बयान हकीकत? असद ने तयस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो। फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत? असद का तयस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आज तक रात के वक्त जो भी उस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस न आया। असद ने काका लगाया। तुम मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ये हकीकत है, तुम यकीन करो न करो। असद फहद एतमाद से बोला। मैं नहीं मानता। तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात उस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फहद को जिस बात का डर था, असद वही कह गया। आरू ओके, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। चलो घर वापस चलते हैं। फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, इंडरस्कोर अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है। असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूंगा। देखता हूँ मुझे क्या होता है। असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार न था। इसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद जिद्दी था, और इसे उन सब चीजों का हमेशा से ही शौक रहा है। वो चाह कर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को उस कब्रिस्तान जाने का फैसला करना ही पड़ा। लेकिन उस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल तर तर कांप रहा था।
सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ लिर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। वो दोनों उस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। उस कब्रिस्तान में लोग रातों के दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था उस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ। फहद ने इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था, आर या पार, हार या जीत, जिंदगी या मौत। या वक्फ ताम। सामने एक कब्र पिटा हुआ था, उसमें एक मर्दा लेटा हुआ था और उसके पास एक सफेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत उस मर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा अचानक उसकी धड़कन रुक जाएगी। उसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया। वो खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठे गए। 2 बज रहे थे और वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। उन्हें अपने पीछे उस औरत के कहकहे सुनाई दिए। 1 मिनट गाड़ी रोकी। मैं अहमद की आवाज पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पर लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस वक्त उस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तहस्सुस से अहमद को एक बार वो वाकया सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहां से भागकर उस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। वक्फ ताम, वक्फ ताम। दोनों करने की कोशिश कर रही है। दोनों डरते हुए। दोनों बिना। वक्फ ताम। हा 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 गई। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफेद कफन में मलबूस बदरोही करी थे। वो रोही बहुत भयानक थे। उनके लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर काले कुएं मंडला रहे थे। अचानक एक बड़े कद वाला रूह आगे बढ़ा उन दोनों को मारने के लिए। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरोही थे। उन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरूह ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से टक्कर एक कब्र में डाल दिया और कुछ बदरूह असद का खून पीने लगे। फहद चलाता रहा, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी और थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। पर अचानक वो सब गायब हो गए। वहाँ उस कब्रिस्तान में कोई न था। फहद असद की लाश पर सर रखकर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? उसने गर्दन अटक कर देखा सामने। असद जिंदा कड़ा कहकहे लगा रहा था। उसने एक नजर सामने पड़ी, लाश को देखा और एक नजर असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने उन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका उस भयानक कब्रिस्तान के अंदर उन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने बेयकीनी के साथ इसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आई। जो मैंने अहमद से पूछा, वो दोनों तो मर गए थे। फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर उस अंधेरी रात में क्या हुआ था उन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता? हा 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 हा। उन दोनों ने मजमूई काका लगाया।
मैंने बीक नेमर से उनको देखा, क्योंकि वो असद में हूँ और वो फहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कह लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रुका, पर यह गुलकार में खामोशी छा गई। मैंने बीक नेमर में देखा, वो दोनों मुझे नजर न आए। तेजी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा, तो वो दोनों सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। मैं हैरत से मुंह खोले उन खाली सीटों को देख रहा था। रेल की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पूंछते हुए बेअख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पर मोड़ दी, जिससे मैं अभी सफर करके आया था। लेकिन मुझ पर हैरतों के तूफान उस वक्त टूटे जब मैंने उस जगह को देखा जहां पानी का नलका लगा था, जहां हमने पानी पिया था। वो वहां कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हवा महसूस हुआ। फिर जब मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंचा, जहां दूर दूर तक कब्रें थे, वहां कोई कब्रिस्तान न था। वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया, और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था।